Hello. Hi, everybody. This is Ajit. Ajit. Who am I talking to? This is Alok. Hi. Hi, hello. Yeah. So, do we start by introducing ourselves? Yes, please. Why don't you go Yeah. ahead? Okay. So, I'm Alok. I'm based in Wardha, India. I'm an ecologist by profession and a great admirer and listener and singer of old Hindi film music. And this is a project that Ajit and I thought of, Ajit mainly. And yeah, so this is the first time we're doing this. Yes, Yeah. I'm very excited to do this with you, Alok. And for those who are watching this, and he's shortchanging himself by saying he's just an admirer and a listener of Hindi film songs, he actually is a very good singer too. And Alok also has a lot more knowledge of the ragas and the melodies of music than me. So we will rely on Alok on that expertise. And what as Alok said, ये हमारा प्रोजेक्ट है कि पुरानी हिंदी फिल्मों के बारे में कुछ चर्चा की जाए. दोनों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है, पर देखेंगे क्या कैसे होता है. हमारा कोई एजेंडा तो है नहीं कि जैसे फ्लो होगा वैसे देखेंगे. आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक 1974 की फिल्म रजनीगंधा, उसके एक गीत से. तो आलोक आप बताएंगे कौन सा गीत है आज जो हमने चुना है? दिस इज अ लेसर नोन फिल्म, कम जानी जाती है और इसके गाने म्यूजिक एफिशिएनाडो के सुनने में बहुत आए हैं, पर शायद इतने पॉपुलर नहीं हुए, बट दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. ये 1974 की फिल्म, जैसे अजित ने कहा, रजनीगंधा. बासु चैटर्जी ने इसे डायरेक्ट किया था. मन्नू भंडारी की एक कहानी पे ये आधारित है. मैं कहानी का नाम भूल रहा हूँ अभी. और बासु चैटर्जी अडॉप्टेड दिस फॉर स्क्रीन. और इसके मेन लीड्स थे विद्या सिन्हा. विद्या सिन्हा की ये डेब्यू फिल्म थी. अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर. ये इसका म्यूजिक दिया है सलील चौधरी ने, और इस गाने को लिखा है योगेश ने. ये मूवी, दिस वाज वन ऑफ द आई वुड से पायोनियरिंग फिल्म्स, राइट अजित? दैट्स ट्रू. क्योंकि इसी समय बहुत सारे पॉट बॉयलर हिंदी फिल्म्स भी आ रहे थे. अमिताभ बच्चन जी का उदय हो रहा था, वो बहुत ऑन रोल थे. और उसी समय एक एक अल्टरनेट वेव, एक पैरेलल वेव करके एक पैरेलल सिनेमा हिंदी जगत में उभर रहा था. और ये गाना इन सम सेंस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट मूवमेंट, दैट टाइम, दोस काइंड ऑफ फिल्म्स, राइट अजीत? राइट. यस यस, वेरी ट्रू. और एक बात कहनी थी इस फिल्म के बारे में कि जैसे आलोक यू सेड कि इसमें सलील दा का म्यूजिक है, और इस मूवी में केवल दो ही गाने हैं. पूरी मूवी में एक तो हम जो जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, और जो टाइटल सॉन्ग था रजनीगंधा फूल तुम्हारे, जो लता जी ने गाया है. दोनों के लिरिक्स योगेश गौर ने लिखे हैं, जिनको ज्यादातर लोग योगेश के नाम से जानते हैं. और फिल्म के बारे में और एक बात मुझे अभी हाल ही में पता चली जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, कि ना ही ये विद्या सिन्हा की पहली फिल्म थी, अमोल पालेकर की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी. क्या बात! It was very surprising. Yeah, I didn't know about this, but जब मैं थोड़ा पढ़ा इस फिल्म के बारे में, एक्चुअली मैं बासु चैटर्जी के बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि उनका 2020 में ही देहांत हुआ है. और योगेश जी का भी 2020 में ही देहांत हुआ, मई 2020 में. तो मैं उन दोनों के बारे में पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते रजनीगंधा के बारे में भी पढ़ा. जैसे तुमने कहा, एक पायनियरिंग फिल्म थी, क्योंकि 50s 60s थोड़ी मेलो फिल्में हुआ करती थी. 70s में थोड़ी एंग्री यंग मैन, जैसे आपने कहा कि अमिताभ बच्चन की फिल्में काफी आने लगी थी. उस जमाने में ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चैटर्जी और गुलजार एक हद तक एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा बनाया करते थे, जो अर्बन रियलिज्म हो गया या फिर मिडिल क्लास सोसाइटी के बारे में फिल्में हुआ करती थी. तो उसी पे रजनीगंधा भी आधारित है. और एक पते की बात है कि ये फिल्म एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से है. जो विद्या सिन्हा का जो रोल है उसमें, वो उनकी एक जीवनी की कुछ कुछ दिनों की कहानी है.
जो कि मुझे नहीं लगता कि उस जमाने में या उसके बाद भी कभी ऐसी कोई कहानी आई हो जिसमें एक जो अपनी हीरोइन है वो एक दुविधा में है। वो किसी से प्यार करती है, शी इज डेटिंग somebody which is अमोल पालेकर, शी इज लिविंग इन दिल्ली and she's not very sure whether she's absolutely in love with him or not. अगर आप देखो कि हिंदी सिनेमा में तो ऐसे दिखाते हैं कि love is all encompassing, you are completely committed and nobody has any issues other than outside issues of either your family is against your love or relationship, but the couple themselves are always shown to be absolutely smitten with each other. इस फिल्म में थोड़ा अलग है, जो कि शायद रियल लाइफ में होता है, हमको पता नहीं होता है कि ये रिलेशनशिप सचमुच आर वी फुल्ली कमिटेड टू दिस पर्सन, इज दैट पर्सन कमिटेड टू मी। तो वो इस एक मनस्थिति से गुजर रही है अपनी हीरोइन अमोल पालेकर के साथ जो हीरो है। फिर एक और इसमें चीज है कि अमोल पालेकर जी थोड़े पंक्चुअल नहीं है इसमें, अगर आप देखो तो काफी एक सिंपल सी चीज है पर वो उसको खटकती है हीरोइन को, कि वो वादा करते हैं कि हम इस बजे मिलेंगे, यहाँ जाके खाना खाएंगे, और वो भूल जाते हैं या बड़ी देरी से आते हैं। So then she starts thinking about her previous, you can say boyfriend or an affair that she had, which is what Dinesh Thakur is played by. And so she goes to Bombay, which is where Dinesh Thakur's character is living, and she tries to rekindle that love again, or rekindle that relationship with that character. और अब हम ये थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये गाने से काफी जुड़ा हुआ है। आपको अगर गाने के लिरिक्स देखोगे या वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आलोक, आपको कुछ बोलना है? नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द सॉन्ग। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रखूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है।
उलझन ये जानूं ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे, मन दौड़ने लगता है। वाह, क्या लग रहा है अजित गाना सुन के? आई मीन इतना टाइमलेस है ना ये गाना कि इसको कितनी भी बार सुनो तो उसकी धुन है या क्या है पता नहीं, इट कंप्लीटली ग्रैब्स यू द मोमेंट इट स्टार्ट्स। तुम्हारी पहली याद क्या है इस गाने की? कब सुना था पहली बार जब सुना था, या कुछ कुछ है मेमोरीज इसकी? ऐसे नहीं बता पाऊंगा पहले क्या है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ दिस वाज अ मूवी फॉर, आई वुड से, नॉट फॉर चिल्ड्रन। और एक्चुअली इस दौरान की इन डायरेक्टर्स की, ऋषिदा की, बासुदा की कई सारी फिल्में थी जो फैमिली ऑडियंस के लिए थी, जो बच्चे भी देख सकते थे। इसलिए एक्चुअली इस दौरान की बाकी फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा याद हैं, पता है, बावर्ची, आनंद, हाँ यू नो, मेनी ऑफ दोज काइंड ऑफ फिल्म्स। पर ये फिल्म नहीं उतनी ज़्यादा पता थी। आई एम श्योर ये मेरे मॉम डैड ने देखी होंगी जी। और उन्हें अच्छी लगी होंगी, पर मुझे एज अ चाइल्ड इसकी कोई मेमोरी नहीं है। आई वुड से जैसे बड़े होते गए कहीं तो ये दो गाने तुमने जो कहा, ये दो गानों एकदम कहीं तो कान पे पड़े होंगे, और फिर यू आर स्ट्रक बाय इट, हाउ यूनिक दे साउंड, इवन राइट। फॉर दोज दैट जॉनर ऑफ फिल्म्स, दे आर वेरी यूनिक सॉन्ग्स। तो मुझे लगता है 90s में या शायद 2000s में, व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ होम, व्हेन देयर वर डिफरेंट sources for me to gather and listen to music, I must have heard these songs somewhere and was struck by the uniqueness of it, the lyric of it, the tune, the musical arrangement, as Salil Das musical arrangement is always very different from वेरी rest of the डिफरेंट, राइट? कितना yeah, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उनके बिल्कुल। अरेंजमेंट में। Starts off, yeah, and I think सलील दा के बारे में मैं कल पढ़ रहा था, तो he was supposed to be a person who was a confluence of lot of things, Eastern and Western culture. He heard a lot of Western films, but of course he was from West Bengal and eastern parts of India. So his beats are a lot Eastern. But इस गाने के शुरुआत में आप यदि सुने तो सैक्सोफोन से शुरुआत होती है. So that's जी। a very Western instrument. तो वो एक कॉन्फ्लुएंस थे, ऐसा लगता है उनके थ्रू। उन्होंने अपने गानों में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस साथ मिलाए। तो और यही मुझे थोड़ा एक मिसनोमर यहाँ, आई मीन एक नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, बट ये है कि वेस्टर्न म्यूजिक केवल आरडी लेके आए अपनी फिल्मों में। काफी लोगों का ये मानना है जो उस जमाने की म्यूजिक सुनते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स राइट, बिकॉज आई थिंक सलील चौधरी ब्रॉट इट way before. Of course, Shankar Jaikishan has also used it, but बिल्कुल ओपी, Salil Das music actually, O.P. Nayyar of course, but Salil Das music actually uses a lot of guitar and saxophone. yeah, You a can lot hear of that in classical, Anand also. Western classical Right. music, sorry. Yeah, he was inspired a lot by the great composers of Mhm. 19th century, and a lot of his film music is inspired from the symphonies, and yeah. Right. उन्होंने I think एक फिल्म है जिसमें, is it Salil Chaudhary who used Mozart symphony for Yeah, I can't for remember Chaya. this. हाँ, for Itna, छाया। हाँ, yeah, yeah, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। बिल्कुल हाँ, you're right. So yeah, वहाँ पे दिखता है वेस्टर्न सिम्फनी का इन्फ्लुएंस उनके। The first line is very similar to Mozart symphony. बिल्कुल और बंगाल की बात की तो सलील दा की हिंदी फिल्मों में तो शुरुआत बिमल रॉय के फिल्मों से हुई है।
दो बीघा जमीन, मधुमती, वो सब भी विमलता की फिल्में हैं और उसमें सलील चौधरी का म्यूजिक है। और उसके बाद उनका एसोसिएशन, एज यू सेड, विद ऋषिकेश मुखर्जी एंड बासु चैटर्जी, अगेन टू prominent Bengalis who worked in Hindi cinema primarily. Another thing that I learned about Salil Chaudhary while I was reading one of the books, which actually your father gifted me, so I have to thank him for that. It's written by Raju Bharatan, Yeah. which talks about music composers and singers of the golden era What of an music. Huh? what an author, Raju Bharatan. Yeah. तो उन्होंने उसमें लिखा है कि सलील चौधरी मलयालम फिल्मों में काफी म्यूजिक दिया है उन्होंने, which I wasn't aware of, कि उन्होंने हिंदी फिल्मों को के अलावा, हिंदी या बंगाली फिल्मों के अलावा भी और भाषाओं में भी संगीत दिया है. हाँ. That was very unique. तो फिर से गाने की तरफ आते हैं. तो मेरी कुछ पहली यादें हैं इस फिल्म से या फिर इस गाने से, वो ये है कि in those days, I mean, when I listened to this song first was on when the movie came on Doordarshan, Sunday शाम को आया करती थी फिल्में, तो तब ये फिल्म आई थी. और ऐसे कुछ बचपन था तो कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था फिल्म में, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था. पर जब ये गाना आया तो उसमें जो एक शब्द है सीमा रेखा, ये शब्द एक हिंदी गाने में यूज कर रहा है कोई, ये सोच के ही मैं एकदम से I was very surprised hearing that word, because that's not a very common word. I don't think I have know any other song where that word has been used. So it was very unusual word, and that's what caught my attention. I didn't understand the song, I didn't understand the context of the song. But बाद में जब फिल्म देखी और थोड़े समझने लगा कि ये क्या किस बारे में है, तो फिर पता चला कि जो उसकी द्विधा मनस्थिति है विद्या सिन्हा के कैरेक्टर, उस पे बेस्ड है. और वो लिरिक्स में पता भी चलता है, किसको उम्मीद बनाओ, किसकी प्रीत. So it's shown very the lyrics actually express what she is going through. और मुझे ये भी कहना है इस बारे में, going back to what I said, कि ऐसी फिल्म मैंने पहले देखी नहीं है कभी, at least from that era. अगर आप अभी की फिल्में देखो तो उसमें काफी दिखता है कि the couple, the difficulties they are going through in the relationship are no longer external. ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब है या हिंदू है मुसलमान है, या it's no longer that. It's the tussle between the actual leads of the movie, and that wasn't existent in the movies of 70s. So that was quite refreshing to me to see that somebody made a movie in the 70s where it's basically a simple thing of am I doing the right thing by going with this guy or that guy. So that was very refreshing to me. True. अभी तुम बात कर रहे थे तो मुझे एकदम से याद आया. Again, I did not catch that film at that time. I was not even born. But later on, अभी तुम बात कर रहे थे, क्योंकि मैंने ये फिल्म नहीं देखी है, मुझे नहीं पता है इस फिल्म के बारे में. इनफैक्ट ये गाना भी सुनने में तो बहुत पहले से आया, पर देखा मैंने अभी अभी हाल ही में. पर तुम अभी जब स्टोरी लाइन बता रहे थे तो मुझे लगा कि उसी दौरान बासु नाम के एक इंसान थे, बासु भट्टाचार्य. वो कपल्स पे, रिलेशनशिप्स पे, मैरिटल इश्यूज पे फिल्में बनाते थे. और तुमने अभी जो डिस्क्राइब किया वो वैसी एक फिल्म उनकी थी, अनुभव. अगेन ग्रेट फिल्म, अ जेम ऑफ अ फिल्म. पर वो शायद उनका रिलेशनशिप की तरफ देखने का एक ज्यादा सीरियस अंदाज था. आसुदा, इनकी फिल्में स्लाइस ऑफ लाइफ तो थी ही, पर दे वर इन द लाइटर वेन, no less interesting or gems of films, but yeah, a lighter take on relationship. So I'm really, after you described it, I would really love to watch this film. No, you should watch it. It's done in a very simple, sensitive way. There is no drama, there are no big revelations or anything. It's just a simple, as if you're going through life. But तुमने बासु भट्टाचार्य की बात की, so to me these two Basus so Basu Chatterjee is all about what happens before marriage. Basu Bhattacharya's movies are where the rest of the movies end and then his movies begin. Is now you're married and now what's going on in your life. So that I found very interesting. Like Avishkar Le Lo, ya Ashirwad, not Ashirwad, Anubhav.
जो तुमने कहा अभी। या फिर एक रेखा की भी फिल्म आई थी बाद में, लीला आई थिंक, was it बासु भट्टाचार्य, आई कैंट रिमेम्बर, याद नहीं। हाँ बट या उनकी भी रिलेशनशिप्स पे हुआ करती थी, बट दे वर वेरी सीरियस। कमिंग बैक टू द सॉन्ग, एक लिंक है बाय द वे अजित, अनुभव और इसमें दिनेश ठाकुर इज द कॉमन। हाँ, yeah, he's I think he plays Tanuja's boyfriend in I Anubhav. think he is Sanjeev Kumar's friend, if I'm not mistaken. And I think he knows both of them, or he is friend of Sanjeev Kumar's, but he also gets to know Tanuja. ऐसी कुछ लिंक है, याद नहीं है। हाँ, और अभी दिनेश ठाकुर की बात कर रहे हो तो उनकी पहली हिंदी फिल्म थी मेरे अपने, जो गुलजार की भी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी। ओह, और दिनेश ठाकुर थिएटर में उन्होंने काफी काम किया है। अच्छा। उन्होंने जो विजय तेंदुलकर की एक फेमस मराठी प्ले है शांतता कोर्ट चालू आहे, उसका जो हिंदी भाषांतर हुआ था, जिसका हिंदी प्ले हुआ था, खामोश कोर्ट चल रहा है, आई एम मेकिंग इट अप, बट जो उसका हिंदी प्ले था उसमें दिनेश ठाकुर प्लेड द लीड रोल। अच्छा। उनका फिर गोइंग ऑन अ टैंजेंट नाउ विद सही परांजपे एंड दिनेश ठाकुर, उनका भी काफी एक they worked together quite a lot. And Sahi Paranjpe was also very active in Hindi theater, not Marathi theater. Sahi Paranjpe was very active in adult Hindi theater. And Dinesh Thakur used to play quite a number of characters in Sahi's directorial plays. So, and Dinesh Thakur was also a script writer. He wrote the script for Ghar, the Vinod Mehra Rekha movie. He wrote the script for that. Wow, interesting tidbits. ये तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, और उनका भी हाल ही में 2011 या 12 में उनकी डेथ हुई। अच्छा। Coming back, many people associated with this film. Vidya Sinha, she passed away recently. You said Thakur passed away a while ago. So looks like Amol Parikar is the living legacy. That's Apart true. from him, everyone else is, no more. Yeah. Let's talk a little bit about Mukesh. Yeah. Huh? उन्होंने तो I think he was one of Salil Das favorite singers, so काफी पहले से मधुमती में भी मुकेश की आवाज है, आनंद में भी कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, या फिर अभी रजनीगंधा की बात कर लो। तो तुम्हें क्या लगता है, एक मुकेश का एक Mukesh is known as the voice of Raj Kapoor, right? That's where most of the people who listen to whoever listens to that music of 50s or 60s associate Mukesh as the voice of Raj Kapoor. But what do you think he sounds like in the songs of Salil Chaudhary? I think he sounds very unique. मुझे लगता है मुकेश का इस गाने के साथ, इस फिल्म के साथ, इस डेकेड के साथ का एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज यू सेड ही वाज एसोसिएटेड विथ राज कपूर एंड मेनली हिज वॉइस। और राज कपूर जैसे जैसे शायद हीरो के रोल से रिसीड होने लगे, वैसे ही शायद मुकेश की आवाज़ भी रिसीड होने लगी। और शायद एट द सेम टाइम इन लेट 60s किशोर कुमार वाज ऑन अ ग्रेट राइज, राइट, एज वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ राजेश and singing songs of Aradhana. So everyone else was kind of relegated to the backseat, and so was Mukesh. But I think if I had to ऐसे एकदम top of the my mind के जो 2 गाने याद आ रहे हैं 70s में, of course कहीं दूर जब from Anand, 3 गाने actually, कहीं दूर जब from Anand, चल अकेला, OP's song, that's also by Mukesh, kind of OP's song. वो भी 70s का है? Yeah, I think early 70s. Oh, you're right. And then this one, interestingly, 74. I don't know if he sang any more big or interesting songs after this, but yeah, this was one of the, I would say, songs in the 70s of Mukesh to remember him by. Right. The other song that I can think of Mukesh in the 70s is from Kabhi Kabhi. Which, of course, it's not Salil Chaudhary's music, Khayyam's music, but मैं पल दो पल का शायर हूँ, या फिर the title song. Which year was that? Kabhi Kabhi? I think Kabhi Kabhi is 76, 77, something like that. After Rajnigandha, I think. Yeah. I might be wrong. We'll have to fact check it later. Yeah.
But yeah, I mean, this later part of Mukesh's career, his voice sounds very different from, of course, the Shri 420 and Avara songs. Yeah, There is a bit of more maturity in his voice, yeah, and I might be reading into it, but मुझे थोड़ा एक philosophical अंडरकरंट लगती है उनकी आवाज में, ये जो yeah, गीत थिंक ऑफ कभी कहीं दूर जब दिन ढल जाए, yeah. या फिर ये जिंदगी कैसी है पहेली, ना जिंदगी कैसी है पहेली जमन्नाडे, Yeah, राइट। और दिस सॉन्ग कई बार यूं ही देखा है, तो yeah. उसमें एक देयर इज नो conversation in this song, right? It's just a person's state of mind that is being expressed. सही है. So उसमें it's a very good choice for a voice. Not that Mukesh or Kishore or Mohammed Rafi would not have done justice to it, but I can't imagine anybody else's voice in this song. Yeah. I mean, I think that's the hallmark of an artist, right? Where you probably can't imagine anyone else. All right. तो हम बात कर रहे थे मुकेश के बारे में. और एक तुमने कहा कि उनकी वॉइस इस सॉन्ग के लिए काफी करेक्ट मैच थी. हाँ, पर एक और चीज से मुझे आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दिस, एंड दिस इज नॉट एन ओल्ड थिंग फॉर हिंदी मूवीज, पर a lot of if you see songs that are from a female point of view or expressing what the heroine or a female character is going through, such songs have been sung by men in many movies, including very recently. If you think of जैसे अभी एग्जाम्पल देना है तो क्वीन जो फिल्म थी, उसमें किनारे जो गाना है वो भी मोहन कानन ने गाया है, या इंग्लिश में हो गया श्रीदेवी इज वॉकिंग एंड अमित त्रिवेदी की आवाज है उसमें. सो व्हाई डू यू थिंक वी डू दिस, नॉट वी एज इन यू एंड आई, बट हमारी फिल्मों में काफी बार एक फीमेल कैरेक्टर पे की स्थिति को एक मेल आवाज दी जाती है. आई थिंक मतलब मेरे लिए शायद ये ऑब्वियस है, पता नहीं सच है कि नहीं, पर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व इन फिल्म मेकिंग आर मेन, एंड डायरेक्टर इज मोस्टली अ मैन, म्यूजिक डायरेक्टर इज अ मैन, लिरिसिस्ट इज अ मैन, एंड सो वो शायद उस कैरेक्टर की फीलिंग को पोर्ट्रे करने के बजाय या दिखाने के बजाय शायद they find their own voice to channel through that character. Okay. And which is why probably they would want a male singer to sing it. ये मेरा analysis है. Okay, so I mean it could be a matter of convenience too, you think? Or because ऐसा नहीं था कि female singers तो थे नहीं ना, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बाकी I mean रजनीगंधा में तो the other song which is also not a lip sync song by the way, she's shown to be just wandering around in her apartment, and Rajnigandha Phul Tumhari plays in the background. So it's not like Vidya Sinha is lip syncing. Similarly, in this song, she's not lip syncing, and yet Salil Chaudhary used Mukesh's voice and not Lata Mangeshkar's voice, which was, again, I'm not complaining, just an observation. Yeah. I don't know what goes on in choosing the singer for film or for character. पर मुझे लगता है क्या ऐसा भी हो दो एक गाना एक फीमेल वॉइस में है तो लेट्स मेक द अदर सॉन्ग, पता नहीं what goes on, right? True. With the Queen example you said, I think nowadays it's different because many of the music directors are singing their own songs. So sometimes it could just be a matter of convenience, or because as a music director as well as a singer, then you get, I don't know what it is, but yeah. Right. Okay. Yeah. Do you want to speak something about the alternative nature of all the technicians involved in making of this song and this film? Because I just wanted to share with you one interesting tidbit, which is that we watched these kind of films when we were growing up. So us, Amitabh and Dharmendra and Hema Malini and Rekha, they were not the mainstream actors, or RD or LP, they were not the mainstream musicians, you know. For us, Amol Palekar, Vidya Sinha, you know, people like these were the
mainstreamers because we watched their films. To some Right. extent, Rajesh Khanna also, although we watched his parallel or alternative films more. And people like Salil Chaudhary, Ravindra Jain, all these people were for us, that kind of music was the mainstay for my childhood because I watched those films. I heard that kind of music more because of course. So, do you want to say something about that? Yeah, well, my experience was very different. As the rest of the world was, not the world, but at least India was at that time. It was mostly Amitabh Bachchan and Rajesh Khanna, and and later on it was Jitendra and Sridevi and all those kinds of movies. I was Yeah. not very exposed to these middle of the road cinema unless it came on Doordarshan. Hmm. And then it was watched not because of we wanted to watch it, but that was the only thing available on TV. So you have to watch that, whatever the overlords of DD had chosen for you to watch. Yeah. तो उससे एक्सपोजर हुआ और वो काफी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट उस समय जो टेस्ट थी उससे मेल नहीं खाती थी ये फिल्में तो as a teenager or an adolescent I would look at them as like ये क्या है चक्र आ गई या चितचोर नाम की एक मूवी आई थी जो Yeah. अमोल Yeah. पालेकर की थी आई थिंक रविंद्र जैन का म्यूजिक था उसमें if I'm not Correct. wrong काफी मेलोडियस म्यूजिक है उस फिल्म का तो वो सब देखी है फिल्में पर कुछ इम्पैक्ट नहीं की Hmm. बाद में after in my adult life I watched them again and then as you said they have aged a lot better than Yeah. the other cinema not to put down anything but especially Rajnigandha ho gayi Choti Si Baat Yeah. uh, they have aged very well their Yeah. music and their characters have Yeah. aged better अभी मैंने जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की उसी के साथ शायद ये भी कहना चाहिए कि डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स उस टाइम के कौन थे बड़े लोग रमेश सिप्पी प्रकाश मेहरा मनमोहन देसाई आई डोंट रिमेम्बर दीज नेम्स एट ऑल मुझे याद है ऋषिदा बासु चैटर्जी Basu Chatterjee गुलजार ऑफ कोर्स उनकी right फिल्म क्या क्या बढ़िया बढ़िया और ऐसी फिल्में थी कि हर ऑडियंस को उसमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल मिल जाए बच्चों से लेके है ना जरूर बावर्ची हो गया आशीर्वाद आनंद ये फिल्म तो खैर थोड़ी सी एडल्ट लोगों के लिए थी पर ना खूबसूरत झूठी आई मीन देयर वर सो yeah मेनी सच फिल्म्स so many such things या इवन द किड्स कुड वॉच इट किताब माय गॉड गुलजार का तो एक अलग ही जॉनर था हाँ उसके बारे में हमने शायद एक करना चाहिए फिर कोई एक हाँ, फिल्म उठानी चाहिए या कोई गीत उठाना चाहिए उनकी फिल्मों से मेरे अपने किताब वगैरह वगैरह सो हाँ मेनी सच फिल्म्स तो ये लोग मेरे लिए उस टाइम के बड़े बड़े लोग थे हाँ बाकी लोग जो सच में शायद बहुत ज्यादा पॉपुलर थे वो मेरे मतलब कहीं थे ही नहीं वो मेरे रेकनिंग में तो या इसलिए इन नो लोगों के साथ ऐसा लगता है कि ये बचपन से इन लोगों का ही कंटेंट कंज्यूम किया है तो बहुत जुड़ाव है इन लोगों के साथ that is truly something which we are still talking about them right now in 2020 या which is really says something because they actually documented the slice of life from that time and era बिल्कुल if you look at the glamorous films or the blockbusters like the Sholay and the Zanjeer, you can't या identify with any characters on the screen. हम्म It's not saying that they were not good films on their own way, but या um, these characters from these movies, you know them. You know या them. They are somebody somebody who lives next to you, somebody in your school. So या yeah, काफी मजेदार कहानियां हुआ करती थी. बिल्कुल स्लाइस ऑफ लाइफ सिनेमा था और आजकल देखो तो काफी सारे मूवीज वो जॉनरा के बनते हैं हाँ based in small towns of normal people doing regular jobs बिल्कुल so the directors of today should thank Rishida and Basu Chatterjee for that In fact, those directors who are directing such films today, their idol of that time is Rishikesh Rishida Mukherjee and Basu Chatterjee. And so, right I think वो लोग भी इन्हीं फिल्मों पर बड़े होंगे, हाँ which is why they are directing such films. एंड अगर देखा जाए तो काफी सिंपल सी फिल्में भी हैं पर अगर थोड़ा उसको एनालिसिस करो तो काफी देयर आर लेयर्स इन सम ऑफ देयर मूवीज जैसे ये गाने के बारे में अगर तुम फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की ये गाने की कि विद्या सिन्हा की जो her mental state about being torn between two people
is expressed in the lyrics of the song. But if you look at the song in its standalone way, उनको कुछ और meaning लिखता है इसमें. Forget the movie, just listen to the song on its own. हाँ, ऐसा है, ये मैंने तुम्हें ये पहले भी कहा था कि मुझे ये गाने का शायद अन्वयार्थ या उसका क्या इंटरप्रिटेशन, उससे ज़्यादा मुझे लगता है ये क्रिएशन गाने का कितना अमेजिंग होगा. मुझे हरदम इस गाने को देखकर लगता है, कल परसों मैंने पहली बार ये गाना देखा भी, उसके पहले बस सुना था. तो मुझे लगता है वो एक एडेड इसमें डायमेंशन आ गया है. पर मुझे लगता है कि इस गाने की ट्यून, इस गाने के लिरिक्स और इस गाने का पिक्चराइजेशन, ये तीनों दे आर कैरेक्टर्स इन देमसेल्व्स और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स हैं. ऐसे बहुत साथ में आके मिल गए हैं, इतने मिल गए हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना इम्पॉसिबल इस ढंग से नहीं है. वो अपने अपने जगह पे इंडिपेंडेंटली बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं. ऐसा मेरे मन पे एक इम्प्रेशन है इसका, इस गाने की ट्यून, इस गाने के लिरिक्स. और कल जो मैंने देखा इसका पिक्चराइजेशन, आई वाज फ्लोर्ड. मतलब क्या सेटिंग है कि एक बस कैब में दो लोग जा रहे हैं, द होल थिंग हैपेंस देयर, बट देयर इज स्टिल सो मच हैपनिंग. वो आई नोटिस्ड अ फ्यू स्मॉल थिंग्स, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा की लाइंस कुछ हैं, फूल खिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, एंड विद्या सिन्हा इज वेयरिंग अ साड़ी दैट इज फ्लावर्स. और ये फ्लावर्स की साड़ी दिनेश ठाकुर का हाथ जहाँ है वहां जाके उसके हाथ पे है. इज अ टच, राइट? शायद क्या पता नेचुरली भी वैसे हुआ हो, और वो पर डायरेक्टर ने वो फिल्म किया, या फिर शायद डायरेक्टर की डायरेक्शन होगी कि इस मोमेंट पे, इस लाइन पे ये होना है. So I was floored by that. This is what is the directorial touch. Right. I was and floored. done in a very, not in a very obvious way. Yeah. It is just there. It's for you to see. If you miss it, it doesn't take away anything, and if you find it, then it actually enhances your experience. Bilkul. Yeah. That's very interesting that you noticed that requires a keen eye. तुम्हें क्या लगता है इस गाने के बारे में? क्या तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है? तो मेरा थोड़ा अलग है. मैंने ये गाना पहले देखा है, I mean सुना भी है, पर with the visuals. So that's why I always looked at this song in the context of what it was in the movie. But धीरे-धीरे जब अलग से सुन रहा हूँ ये गाना without the visuals, trying to disassociate the visuals from the song, I get a bit of a philosophical undercurrent to the lyrics. जैसे कि खैर वो फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं कि she's torn between two people, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं. But the title of the song, कई बार यूं ही देखा है जो मन की सीमा रेखा है. I think ये मुझे the way we live our lives today, about wanting more and more, जो है, जो हमारे पास है, जो हमारे साथ है, उसको छोड़ के greener pastures on the other side, या फिर this temptation of wanting to have more, or wanting to, or actually even thinking that there might be something better out there than what I already have. उस स्थिति को भी एक it tries to convey that message. Again, I might be reading into it, but मुझे ऐसा लगता है कि it's talking about that. Think about it like the Tinder world of today, where there is more. Why should I settle with this one? There is more. So yeah, I guess it's very interesting you say this. मैंने इसके बारे में मतलब जनरल लाइफ में इसका नहीं देखा था ऐसे अप्लाई करके, but you're right. It applies beautifully. I don't know whether they meant it like that, but yeah, it fits with the trend of today's times. And wanting more, and then not being content with the present situation, with what you have. अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है. बिल्कुल. Which is, so it gave a different dimension to me. Yeah. I think that's what good poetry is. You can interpret it in many different ways. और एक अगर बात, तुम योगेश के बारे में कुछ बोलना चाहोगे at this point? I was actually going to ask or talk about Yogesh. Again, a bit of a not so popular lyricist, I may say. As far as his number of songs that he has written for Hindi cinema, he's mostly known for Anand. Kahin Dur Jab Din Dhal Jaye is one of his most famous
songs. Then Rim Jim Gire Savan from Manzil, I think, which is Yeah. another iconic Bombay Rain song, which was also written by Yogesh Gaur. But एक खासियत थी उनकी कि उनकी जो पोएट्री थी वो लखनऊ से थे. Yeah. But his lyrics were primarily Hindi. उस जमाने में, if you see, there was a lot of Urdu-ness woven into Hindi songs, but he rarely used Urdu words in his poetry. ऐसा मुझे लगता है. जैसे रजनीगंधा में देखो, if you look at the title song, उसमें भी अधिकार ये जब से साजन का अधिकार, ये सब words तुमको नहीं दिखते हैं हिंदी फिल्म में. So yeah. मुझे लगता है तुम very rightly you said कि Hindi lyric writing was mostly there were a lot of Urdu influence on it because the lyricists were, many of them were Muslims and they came from northern India. Many of them lived in erstwhile the India and then erstwhile Pakistan. But yeah, there were, I think, three notable exceptions. Yogesh is one of them, and then of course Neeraj, who wrote Ekdam Shuddh Khalis Hindi, and also Shailendra. He used to write mostly in Hindi, simple Hindi and lyrics, and which is why I think Shailendra was so popular. Is that his songs could be remembered by masses. I mean, if you look at just the face of it, of course, Sahir probably would be more impactful. But just the relatability quotient of it, I think Shailendra was much ahead than anyone of his time. He was a master. Yeah, and then came Neeraj and of course Yogesh. Very relatable. I think now that you talk about Shailendra, we should do the next episode of this with the Shailendra song. Yeah. Yeah, I think the reason I say that is more because of the people I interact with here who say they have listened to Hindi film music but have no idea who Shailendra is. Yeah. And it's so sad that people have forgotten these masters. I mean, to say complex things using the most simple language, like you said, is probably the most difficult thing to do. Yeah. Also feel Shailendra in a Raj Kapoor setup or Yogesh in Basu Bhattacharya and Basu Chatterjee and Rishida setup. It's like they gelled very well. The kind of films that Raj Kapoor was making, it was about a common man. Rishida and Basu Chatterjee's film were about common people like you know. And Yogesh and Shailendra, I think they captured that essence very beautifully. Right. तो योगेश जी के बारे में पढ़ रहा था तो उनका रिसेंट इंटरव्यू था आई थिंक 2000s के डिकेड में तो ही सेड कि जो देखता हूँ वही लिखता हूँ एंड दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ बासु चैटर्जी एंड ऋषिदास फिल्म सो वेल कि ये सब कैरेक्टर्स ये सब लोग हमारे इर्द गिर्द हैं और टू गेट अ लिरिसिस्ट हु राइट्स लाइक दैट मतलब क्या टीम रही होगी है ना सही में सो आई फील दे वर मेड फॉर ईच अदर इन सम सेंस And can you imagine in सब लोग एक रूम में बैठे हैं और you know they're coming up with these things. Wouldn't you want to be a fly on the wall in that room? बिल्कुल ये मेरे डैड का एक सपना है कि ये जो सब फेमस गाने हैं जिनके साथ यादें जुड़े हैं वो गाने कैसे बने नो व्हाट हैपेंड द स्टोरी बिहाइंड ईच सॉन्ग yeah and thinking of it each song must be made in a very unique and different way. Right. I wish someone had taken those notes. And, we can always make up stories, but जो ये पढ़ रहे हैं उनके बारे में अभी बता दे. Now that you talked about your father, I wanted to let anybody who's watching this know that Alok's father is also a good singer, but also has deep knowledge of Hindi film music from the 50s and 60s. So maybe someday he can make a guest appearance on this. That would be great. And give us. उनकी वजह से मेरे में आकाश में मेरे भाई में ये सब पुराने हिंदी फिल्म के म्यूजिक का प्यार जगा उनके वजह से. नहीं तो शायद हमारे जनरेशन के काफी लोगों के लिए हिंदी फिल्म म्यूजिक स्टार्ट्स फ्रॉम आरडी. That there were no great before RD is the feeling you get talking with our peers. And you want to tell them there were so many people who were before RD. So and you say that, and that literally is the point of doing this, is
talk about people and these artists who are not, I don't want to celebrate them, but at least acknowledge that they did such amazing work. Um, Yeah. so, Yeah. और कुछ कहना है इस गाने के बारे में? हाँ, एक्चुअली मैं कल, क्योंकि मैंने पहली बार वो वीडियो देखी, तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि फिल्म्स एंड म्यूजिक, द पिक्चराइजेशन ऑफ इट is such a great chronicler of history, right? Yes, Especially when it is made on common people and common places, where you do not go to foreign locals, where you're looking at Bombay of that time. And I think seriously. it would make for a great piece and archive, and maybe a thesis for anyone who wants to look at how a city aged through the Mhm. lens of films or music. So I was just looking at Bombay. It never looked like this, but Seriously. what you just mentioned, Yogesh, another song, Rim Jim Gire Sawan, that Mm. gives a completely new look of Mumbai. And Bombay, right? yeah, And I think the directors, at least Basu Chatterjee, Rishikesh Mukherjee, when they did their outdoor shots, they actually filmed them in real restaurants, real yeah, streets. yeah, They didn't use fake sets, and as you said, that becomes a chronicler of that time. It's yeah, memorialized now on film. yeah, And, yeah, it gives a wallop of nostalgia when you look at some of these scenes. yeah. Probably the pollution-free air of Bombay from the 70s. Yeah. So कल yeah. वो गाना देखते हुए, और तुम बताना, maybe you can elaborate on this, but when you talked about wanting more, the woman, the heroine wanting, choosing between two people, वो जब टैक्सी में बैठे हैं ना, वो कैब में बैठे हैं, खिड़की आधी खुली है, हवा अंदर आ रही है, शी इज वेयरिंग अ साड़ी, तो उसके साड़ी का पल्लू जो है वो लहरा लहरा रहा है. So I thought that, of course, maybe it's just me who is interpreting it like that, but she is static in that shot. Right. Only her clothes are moving. Okay. And so I thought maybe it is in some sense depicting what her state of mind is, that she has to be very static regarding what she does in life. Her Mm. choices are limited because she's a woman of her times. But maybe these things can wander a bit. Maybe she can't touch the guy, but her sari can. Can't touch him. Or she can't move, but her eyes can. So her eyes are constantly wandering. Constantly moving. So I thought it was, of course, maybe it's just my interpretation, but I think a great art is also which allows the viewer to interpret in Right? different. So I thought it was, I found new meaning in that song. Yeah. That is, I never thought of it that way, but now it gives me some additional dimension to it. Yeah. और एक चीज अभी तुमने कहा तो again going back to the Vidya Sinha character in the movie, which on rewatching Rajnikant, I realized that in that movie she has shown to be, there are no parents. She's on her own. We don't know the backstory of this woman, whether her parents are nowhere, I mean, no longer alive, and her tussle is her own, and she's trying to resolve it on her own. And if you look at modern cinema, when a man or a woman goes through a similar relationship problem, they are shown to be going to bars and doing shots, and that very very cliched way this relationship issues are depicted these days in web series or movies. But here it's handled in a very simple, mature way. It's more Yeah. of she's trying to make a pros and cons list of the two guys. That's all there is. That's how she's handling it in a very stoic, internalized way. And that I found that I have never seen that representation Yeah. of resolving a relationship issue in Hindi cinema. Yeah. I think movie, any art by itself is also a document of its times, but it also, I mean, I think a great art, not every art has to do it, but a great art has to probably tries to also push the envelope. And by creating that film in that time, I think it nudges the audience very lightly and very, in a very gentle way Right. towards what can be, that you need not just settle. I mean, you're right. Wanting more is probably, it has its negative side, but Mhm. in Indian context, for a woman to have a choice between two men is, I think, a very interesting, very advanced way for that time at least. Right. So I thought it nudged the audience a little bit, women in the audience a little bit, to what could be.
that they Right. don't have to just settle for one person. And yeah, it was, I liked that part of it. Yeah. और कुछ योगेश के बारे में कहना है, या मुकेश, या सलील चौधरी, या द फिल्म? हाँ, थोड़ा सा शायद इसके बारे में बात करूंगा। मैंने तुम्हें पहले इसके बारे में लिखा भी था कि कैसे एक गाना बहुत ही मतलब पूरी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए गानों की वो लिरिक एक अपने ढंग से बहुत मीनिंगफुल है, और गाना बहुत अपने ढंग से बहुत मीनिंगफुल है, और बहुत ही ऑर्गेनिकली वो साथ में आए हैं, ऐसा भी लगता है। एट द सेम टाइम दे आर नॉट कम्प्लीटली मेड फॉर ईच अदर, ऐसे भी लगता है कि ये सेटिंग, ये लोग क्या इस ढंग के म्यूजिक का सोचते होंगे, क्या उनके मन में सैक्सोफोन बज रहा होगा जब वो ऐसे हैं? नहीं लगता है। शायद ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे होंगे। तो कई बार डिसजॉइंटेड लगता है जो पर्दे पे हो रहा है और जो म्यूजिक जिस ढंग का है, but that's not jarring. It's you listen to the music and it fills you with something. And then you read the lyrics and then it gives you a completely different way of thinking about what these characters were thinking and what the lyricist was probably thinking at that time. So I think there's one category of songs where everything comes together very organically, and then there are these kinds of songs where everything has its own place in the song. You listen, you read, and then you see, and everything stands out. And they also stand apart from each other. तो मुझे वो बहुत ही इस गाने की स्पेशलिटी लगती है कि that is very interesting कि ऐसे कहा कि so they're almost like each of these things are individually strong on their own. yeah, and they're very different, as you said. They may not gel well in our, if you put it on paper and somebody proposed it, is like, no, that's not going to work in this particular context, but it does. yeah. और मैंने तुम्हें शायद पहले भी कहा था कि ये शायद ये उन्हीं कुछ डायरेक्टर्स के फिल्म्स में पॉसिबल था जो अपने आर्टिस्ट को इतना रिस्पेक्ट देते हों कि आप जो भी क्रिएट करें हम एक्सेप्ट कर लेंगे। शायद वो सिनेमैटिक लिबर्टी देते होंगे अपने आर्टिस्ट को कि नाउ आई हैव गिवन यू द सिचुएशन एंड नाउ यू हैव टू फाइंड योर ओन क्रिएशन इन दिस, एंड देन व्हाटएवर यू गिव टू मी आई विल एक्सेप्ट इट। शायद ऐसा होता होगा, क्योंकि नहीं तो ये काफी सारे ऐसे गाने इन फिल्मों में ऐसे लगता है कि दे आर not necessarily created for the film or those situations, but the director bent over backwards to kind of assimilate those songs into the. So I really respect that. If they gave that liberty to their artists, it's really respected. And I guess that's why there was a lot of respect between the director, the composer, the lyricist, all of them, right? That's why they worked as teams in multiple movies too. They had that wavelength and a mutual respect to each other, that, you know, he got me what I'm trying to convey and he's going to deliver on this. बिल्कुल. Yeah. I think हमने almost 1 घंटा बात की एक गाने पे. But another thing about Rajnikanta, I recently found out that it won the Best Picture Filmfare Award of that year. Imagine. It's also shocking कि ऐसी फिल्मों को Best Picture भी मिला करता था. हाँ बिल्कुल. हम कल सई परांजपे के बारे में बात कर रहे थे, तो शी वॉज फेलिसिटेटेड विद द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ऑफ फिल्म फेयर। तो मैं सोचता हूँ कि 70s और 80s में फिल्म फेयर ब्रॉट रिकॉग्निशन टू सो मेनी सच डायरेक्टर्स बाय फेलिसिटेटिंग देम, एंड लुक एट द फिल्म फेयर ऑफ टुडे, इट्स सो मेनस्ट्रीम। जो लोगों को ऑलरेडी रिकॉग्निशन मिल गई है उन्हें वो रिकॉग्नाइज। मुझे एक बात कहनी थी एक्चुअली इस गाने के बारे में कि सलील चौधरी दा के फिल्म म्यूजिक को देखें तो ही स्टार्टेड इन अर्ली 50s and this is mid 70s, so he had a long inning of 2.5 decades. और उनके विकी में पढ़ रहा था कि he dabbled in so many different roles. He wrote the story of Do Bigha Zameen. Did you know that? Yeah, I didn't know that. So not just that he composed music for it, but he wrote for it. He wrote the screenplay also. Correct. और कहीं ऐसा लगता है कि उनकी भी एक आर्टिस्ट की भी एक जर्नी होती है, तो जैसा और इतनी लॉन्ग जर्नी जिस आर्टिस्ट की होती है उसमें शायद तुम उनके अलग अलग एरा को अलग ढंग से देख सकते हो बाय द आर्ट दे क्रिएटेड। तो 50s में उनका जो म्यूजिक था और 70s में जो उनका म्यूजिक है वो काफ़ी अलग है।
तो ये ऐसे भी लगता है कि अब जाके सलील-दा को सुने, उनके हर साल के या हर डिकेड के ऐसे फ़िल्म म्यूज़िक को सुने और शायद उसमें से कुछ और ज़्यादा मिलेगा राइट। कि वो कैसे थे, उनका माइंडसेट क्या चेंज हुआ, डिड ही अडॉप्ट टू द टाइम्स और डिड ही परस्यू हिज़ ओन इंडिविजुअलिटी? या But nonetheless, I mean, if you talk about 50s, I think Madhumati Do Bigha Zameen are from late 50s, Yeah. right? Dobby Ghazamin is 53, I think. Madhumati is 58. Right. And that music, again, Do Bigha Zameen's music is very earthy, again, Yeah. because it's made in a small town in a village almost. Stories takes place in a village. And Madhumati, extremely melodious music. Yeah. And then 70s Salil Chaudhary is very different. It has a lot of saxophone, drums, and guitar in it. So who knows what the artist himself was going through, some transformation. Yeah. एक्चुअली अजित यहाँ पे एक और बोलना चाहूँगा कि रजनीगंधा शायद छोटी सी बात का भी फिल्म म्यूजिक इनका ही था, सलील दा का ही था, और these were one of the last Hindi films in his career. But Right. then, very surprisingly, he made a move down south. So he was composing for southern films even when his inning was going on in Hindi films. But then he Right. shifted gears. Like in mid 70s, he moved to composing music for Malayalam films Malayalam films. and Kannada films. So and some great music came out of it. These collaborations. और वो एक अलग ही zone है. मतलब you probably know my mom was from Kerala, so I still have roots down there. My cousins, my aunts, uncles, they still talk about that film, those music. And they talk very fondly of Salil. And the Salil they talk about is a completely different person. Different Salil Chaudhary. And so मतलब जो जहाँ जाता है वो वहाँ का हो जाता है, इस ढंग से उन्होंने शायद वैसा म्यूजिक क्रिएट किया। तो मुझे That's तो बहुत ही incredible. सरप्राइजिंग लगता है कि Yeah. कहते हैं ना, म्यूजिक हैज नो बैरियर, लैंग्वेज इज Right. नो बैरियर फॉर म्यूजिक। इस ढंग का शायद हुआ होगा। तो मुझे वो भी एक इंटरेस्ट है, एक ऐसा हो सकता है कि क्या थी उनकी म्यूजिकल सिटिंग्स, डायरेक्टर कैसे उनको कन्विंस करता था, क्योंकि वो मिलियू, वो पूरे कल्चर के एस्पेक्ट्स वो सलीलदा के लिए बहुत नए होंगे, Right. but he captures it so well that the people of that area they start enjoying him. तो Almost ये owning him as if he's their own. yeah, Yeah. Which is incredible when an artist can transcend. I mean, Bengal kaha, Hindi kaha, or Malayalam kaha. yeah. I mean, he might as well be composing for German films, right? Of course, not that drastic, but you know what I mean. Yeah. कि और इतना भी नहीं कि I think Malayalam, his innings was pretty long in Malayalam cinema. I think his first film came in 65, a film called Chemmin. It's about fisher folks and fishermen and women. Or that film got national award, I think for music or at least for the film, not sure. But very, very popular songs. And so I could send you the links and you should check it out on YouTube. Yeah, They would, maybe we will put some links to this video for some other Salil Chaudhary non-Hindi compositions. Yeah, बिल्कुल. Okay, so I think we have discussed quite a lot of Kai Baar Yu Hi Dekha Hai and the people associated with this song. It's an incredibly beautiful song. Yeah. So until next time. Yeah, sure. It was very enjoyable for me. Yeah. Yeah. Okay. Okay, we will meet again with another song and we will Balki Khal Nikal Denge Uski Bhi. Yeah, let's do it again.